हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज हमारे इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 3 और पार्ट नंबर 3, जहां पर हम लोग बच्चों इस चैप्टर को कंप्लीट तो करेंगे ही, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक फिलहाल इस चैप्टर के अंदर वी हैव सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम है ना, रिलीजियस फ्रीडम वाली जो राइट है, राइट टू रिलीजन है ना, राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये सारी की सारी राइट्स हम लोगों ने पढ़ी हैं बच्चों, और अभी हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन टुडेज क्लास, which is the right to constitutional remedies. But yes, constitutional remedies के साथ साथ there is one more right that we have missed out on, जो miss out नहीं करा है obviously, मतलब we have not studied it yet. So that right is cultural and educational right. Okay? So सबसे पहले हम उस राइट को देखेंगे और फिर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसी के साथ साथ वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन टुडेज क्लास, इन टुडेज लेक्चर। सो तैयार हो जाओ, पानी वानी पी लो, ठीक है, और थोड़ा खा पी लो, ताकि आप लोग बिल्कुल भी क्लास के समय पर, ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चों, लेथार्जिक बिल्कुल भी फील नहीं करना है। राइट्स की बात हो रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और आज की क्लास में ना मैं आपको बताने वाली हूँ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिल से दिल का कनेक्शन की बात होने वाली है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और मैम ये क्या बोले जा रही हैं उन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। बच्चों, ये क्या है? कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। तो ये पढ़ने लिखने का और कल्चर वाले कौन से राइट्स हमको मिल गए? क्या बात हो रही है यहाँ पर? पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही पता ही है, सबको मिलती है, हमें इंटरेस्ट है नहीं फिर भी करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, आप सभी को पता है कि जब हम भारत की बात करते हैं, जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो हमको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम देखें बच्चों, लोग जो हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमको मिल जाएंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग हम लोगों को मिल जाएंगे, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, और एक बहुत मेजर डिफरेंस रिलीजियस डिफरेंसेस, धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हम लोगों को भारत में मिल जाएंगे। इंडिया इज नॉट अ मोनोलिथिक सोसाइटी जहां पे एक ही जैसे लोग रहते हो। इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। तो बच्चों, जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे देश में रहती है, तो जाहिर सी बात है कि इस डाइवर्सिटी को खुश रखना पड़ेगा, तभी वो डाइवर्सिटी एक देश का हिस्सा बनना पसंद करेगी। नहीं तो डाइवर्सिटी आपसे अलग होना चाहेगी, अलगाववाद की बातें करने लगेगी, है ना। ओके, सक्सेशनिस्ट टेंडेंसी ना आए और सब जो है एक ही देश का हिस्सा बन के रहें। तो यहाँ पर हम इसी के लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स लेकर आए हैं। तो बच्चों, हमारा जो संविधान है वो ये बिलीव करता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमें डाइवर्सिटी, बहुत से लोग जब हम अपना देश बना रहे थे और देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बहुत से लोगों ने हमको ये वार्निंग दी थी कि आपके देश में इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं एंड वो एक साथ नहीं रह पाएंगे, वो एक साथ आप रख ही नहीं पाओगे। बट हमने बोला यार, ये तो हमको चैलेंज कर रहे हैं, और इंडियंस को कोई चैलेंज कर दे और फिर कैसे ही हम हार मान ले। तो बच्चों, हम ये नहीं विश्वास करते कि जो लोग हमें बोलते थे कि आपकी एक कमजोरी है कि आपके देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, हमने उस कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है, ठीक है। हमने उस कमजोरी को तब्दील करके अपनी जो है मजबूती बना लिया है, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। तो बच्चों, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू मेंटेन देयर कल्चर। बच्चों, जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का मतलब आप सभी समझते हो, नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता देती हूं। माइनॉरिटीज का मतलब होता है बच्चों वो लोग जो कि अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है जो अपने नंबर्स में कम होते हैं। तो जो भी लोग अपने नंबर्स में कम होंगे, उनके पास राइट है टू मेंटेन देयर कल्चर। उनका कल्चर कोई उनसे छीनेगा नहीं, और कोई भी अल्पसंख्यक लोगों को ये नहीं बोलेगा कि आप मेजॉरिटी रिलीजन या मेजॉरिटी कल्चर का हिस्सा बन जाओ, यू शुड गिव अप योर कल्चर। दिस शुड नॉट बी व्हाट
डाइवर्सिटी इज। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे लोगों को उनका जो डिफरेंट यूनिकनेस और यूनिक तरीके हैं उसको मेंटेन करने दे रहे हो। यू आर नॉट चेंजिंग समवन्स यूनिकनेस। अगर किसी इंसान का कोई कल्चर है तो आप उस कल्चर को बदल के उसके मेजॉरिटी कल्चर में कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है, उसको मेंटेन करने दोगे उस चीज को। तो यहाँ पे राइट मिलता है माइनॉरिटीज को अपने कल्चर को मेंटेन करने का। जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो। रिलीजन का मतलब है धर्म। धर्म के बेसिस पे जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, मतलब नंबर्स में जो कम है, जैसे कि बच्चों क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं हमारे देश के अंदर, मुस्लिम्स हैं, दीज आर ऑल माइनॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। और लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम देखें तो जो लोग ऐसी लैंग्वेजेस बोलते हैं जो काफी कम है नंबर्स में, तो जो लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या फिर कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, दे कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बच्चों उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने खुद के संस्थान बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमारा ये मतलब है कि दे कैन सेट अप देयर ओन प्लेस, अपने खुद के स्कूल्स वगैरह बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, वेयर दे कैन प्रोपगेट देयर रिलीजन, वेयर दे कैन प्रोपगेट देयर लैंग्वेज। ओके, नो वन इज स्टॉपिंग देम। बट प्रोपगेट करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप दूसरों पर वो चीज थोपने लग जाओ, थोपना नहीं है, ठीक है, सिर्फ फैला सकते हो। बाय डूइंग सो वो अपने कल्चर को और आगे उसका थोड़ा और विकास कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही में उसको बचा कर रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये राइट दिया है। उसी के साथ साथ हाँ जी, तो यहां बोला जा रहा है कि द गवर्नमेंट विल नॉट वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी educational institution on the basis that it is under the management of the minority community। तो यहाँ बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जब भी एड देगी, जब भी अपनी हेल्प प्रोवाइड करेगी किसी को, तो वहां पर बच्चों सरकार एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, कभी भी भेदभाव नहीं करेगी लोगों के बीच में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब भी एड प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस बेसिस पर कि वो जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी की मैनेजमेंट के तहत है। और अगर गवर्नमेंट कोई भी हेल्प प्रोवाइड करी है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या कोई भी दूसरी हेल्प हो, तो वहां पर गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी। अगर हेल्प प्रोवाइड करिए तो हर किसी को बराबर तरीके से हेल्प को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ राइट्स हैं, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, जो कि बच्चों हमारी माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं। माइनॉरिटी का मतलब समझना, जो ग्रुप विच इज स्मॉल इन नंबर्स, तो जो भी ग्रुप नंबर्स में कम है उसको ये सारे के सारे राइट्स दिए जाते हैं। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, उफ, दिल दा मामला है। क्या दिल दा मामला है बच्चों? यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट, एज यू कैन ऑल सी कि दिल ये जो हमारा बीट कर रहा है, सो वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों हार्ट एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर इमोशन लेकर आती है। दिल नहीं है ना इंसान के अंदर तो इंसान बेकार है, बाकी सब ऑर्गन्स बेकार हैं। ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो आप? दिल जब तक इंसान में नहीं है तब तक बाकी सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग सब कुछ बेकार है, राइट। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। यहाँ पर अगर हमारे जितने भी राइट्स हैं बच्चों, वो सारे के सारे राइट्स आपको दे दिए जाए, बट अगर ये राइट नहीं दिया जाएगा ना तो बाकी सब राइट्स बेकार हैं, दे ऑल आर अ वेस्ट। ओके, व्हाई आर वी सेइंग दैट, आपको अभी समझ में आएगा। सो दिस राइट इज द लास्ट फंडामेंटल राइट जिसके हम अभी बात करने वाले हैं। और बच्चों इस राइट का नाम है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी क्या है? किसी चीज को आप एक तरीके से, रेमेडी होती है वैसे तो दवा बोलते हैं, जो सोल्यूशन होता है या जो दवा होती है, सुधार रहे हो आप किसी चीज को तो रेमेडी दे रहे हो। पर यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे राइट्स आपको दिए जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। लेकिन इन सभी राइट्स के लिख देने से ही क्या वो राइट्स एनफोर्सेबल हो जाते हैं? मुझे पता है आप लोगों का ध्यान इस दिल पे जा रहा है बच्चों पर, लेकिन मुझ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ इन राइट्स को लिख देने से संविधान के अंदर दे विल नॉट बिकम एनफोर्सेबल।
ऐसा नहीं होगा कि पूरा देश जो है उन राइट्स को मानने लग जाएगा और अरे वाह वाह वाह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख देने से राइट्स को सभी लोग फॉलो नहीं करने लग जाएंगे। और हम ये भी नहीं चेक में रख सकते हैं कि क्या उन राइट्स के खिलाफ कोई वायलेशन नहीं होगा, मतलब क्या कोई ऐसा नहीं होगा व्यक्ति जो कि उन राइट्स के का उल्लंघन करे या उनको वायलेट करे। तो बच्चों, इस वायलेशन से बचाने के लिए हम लोगों ने बनाया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक सल्यूशन दिया गया है आप लोगों को कि अगर कभी भी आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, कोई भी करे, चाहे मैं ही करूं आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, तो यू हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स, यू हैव द राइट टू अप्रोच द जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ राइट्स को लिख देना ही काफी नहीं है, एक तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है राइट्स को प्रैक्टिस में रियलाइज कर सकते हो और उनको डिफेंड कर सकते हो अगर कोई भी अटैक उन राइट्स पर फ्यूचर में आ जाता है। तो कोई भी आपके राइट्स को अटैक करे, सपोज बच्चों आपको राइट टू इक्वालिटी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी आपके ग्रुप के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होना कायम है। आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपके ग्रुप को तो हम एडमिशन ही नहीं देते हैं बिकॉज हम तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं भाई अभी भी। तो आप कहते हैं पर ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो कह रहे अरे लिख देने से क्या ही होता है। बट बच्चों, इस केस में यू हैव द राइट दैट यू कैन गो एंड यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स। सो यू कैन गो, यू कैन अप्रोच द जुडिशियल सिस्टम एंड यू कैन आस्क देम फॉर अ रेमेडी, और हमारा जुडिशियल सिस्टम जस्टिस जरूर करेगा। सो डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार है उसको माना था एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जान है हमारी ये जो राइट है। क्योंकि बच्चों ये राइट आपको बाकी सारे के सारे राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, यू हैव द राइट टू अप्रोच दी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, ताकि आप अपने किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर सको इन केस ऑफ अ वायलेशन। यहां पर अगर हम बोले कि हमने राइट टू फ्रीडम दिया है, आप अपने घर से बाहर निकले हो, ठीक है, शॉपिंग मॉल में घुसे और वहां पर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, तो आप बोलोगे कि बट ये क्या बात हुई, मैं तो नॉर्मल शॉपिंग मॉल तक आया हूं, किस ग्राउंड पे मुझे अरेस्ट करा गया है, किस ग्राउंड पे मेरा राइट टू फ्रीडम मुझसे छीना गया है। तो यहां पर बच्चों यू हैव द राइट। अब आप बोलोगे मैम पर हमें तो अरेस्ट कर लिया, अब हम कैसे जाएंगे कोर्ट तक, कैसे जाएंगे? आपके बिहाफ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति जाकर कोर्ट तक ये बात पहुंचा सकता है कि इस इंसान के ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो जस्ट नहीं है। मतलब जिस बेसिस पर इस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है दैट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, एंड प्लीज लुक इनटू द मैटर। एंड ऑब्वियसली आवर कोर्ट सिस्टम बच्चों वो तो न्याय प्रोवाइड करने के लिए ही आया है ना हमारे देश के अंदर, तो वो जरूर आपके राइट्स को देखेगा और आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, now the Supreme Court, High Courts can also issue orders, give directives to the government for the enforcement of these rights. तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो ऑब्वियसली यहाँ पर बच्चों क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो ऑर्डर्स इशू करेगा, ठीक है, ऑर्डर देगा, और उस ऑर्डर के तहत वो गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव दे रहा है कि आपको जो है इन राइट्स को एनफोर्स करना है, एंड वो फिर आपको जेल से छुड़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो उस ऑर्डर को इशू करके। ओके, बच्चों यहाँ पर बहुत वेग सी बात हो गई, हवा में बातें हो गई, पर इसको भी हम कैसे जो है क्या करता है कोर्ट, मतलब मैम आपने तो बड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बताया है कि कोर्ट जो है ऑर्डर इशू करेगा, फिर एनफोर्स करेगी सरकार, कैसे करेगी, कौन से ऑर्डर्स इशू होंगे, तो चलिए उनको भी डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग चीज समझने वाले हैं, लेकिन तब तक मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप देती हूँ। अभी तक हम लोगों ने बात करी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, मतलब कि बच्चों आपके पास एक अधिकार है जहां पर आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करी गई है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा गया है इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ योर राइट्स। सो मियरली राइटिंग देम डाउन इज नॉट इनफ, तो उसके लिए आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति या सरकार तक अगर उल्लंघन करती है तो यू हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओके। एंड बच्चों फिर वो कोर्ट ऑर्डर इशू करेंगे और सरकार को डायरेक्टिव देंगे कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को फिर से वो करें, क्या करें, वो करें मतलब उनको एनफोर्स करें, ओके। सो दे विल बी ऑर्डरिंग दैट। नाउ द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स। अब जो हमारा कोर्ट है वो बहुत से स्पेशल ऑर्डर्स को इशू करता है जिनको हम रिट्स बोलते हैं, ठीक है।
WRITS, रिट्स। ओके, अब बच्चों ये रिट्स क्या होते हैं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। और मानो यार, जब मैं भी 11th स्टैंडर्ड में थी और हमारी टीचर ने रिट्स को समझाया था, मैंने खुद बच्चों 11th स्टैंडर्ड में मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आया था और मैं बस ऐसे ही लर्न करके चली गई थी, रट्टा मार के चली गई थी। तो आई एम नॉट अशेम्ड टू से दैट, बिकॉज हाँ, यही करते हैं हम लोग। हम लोगों को जो चीजें समझ में नहीं आती हैं, हमारे पास उतनी ऑडेसिटी नहीं होती कि हम अपने टीचर्स के आगे जाके बोले कि मैम समझ में नहीं आया। और टीचर भी एक बार ही समझा के स्कूल में चली जाती थी, समझाती भी नहीं थी इतना, और फिर हम सोचते रहते थे कि यार अब क्या करें। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में मार्क्स तो लाने ही हैं, तो फटाफट से इसको रीड करो, लर्न करो और पेपर में लिखाओ, हालांकि समझ में कुछ आया है या नहीं आया है। चलिए, पर अभी जो है मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, ये अन्याय है। तो बच्चों आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी कि रिट्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ये कुछ स्पेशल ऑर्डर्स हैं जो कि बच्चों कोर्ट तब इशू करता है जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही होती हैं। अभी हम लोग रिट्स पढ़ेंगे, 5 रिट्स हैं, उन पांचों की पांचों रिट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट, हेबियस कॉर्पस। ये सारे के सारे बच्चों लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो ये मत सोचना कि मैम ये तो शब्द हमने आज तक इंग्लिश की डिक्शनरी में तो सुने नहीं, क्योंकि ये हैं ही लैटिन भाषा के शब्द। हेबियस कॉर्पस इज द फर्स्ट रिट दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट अस लुक एट इट। ओके, a writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. बच्चों, habeas corpus की रिट ना कोर्ट तब इशू करता है जब वो ये ऑर्डर कर रहा है कि किसी व्यक्ति को जिसको आपने अरेस्ट कर लिया है उसको मेरे आगे पेश करो, पेशी होनी चाहिए उस व्यक्ति की कोर्ट के आगे। It can also order to set free an arrested person if the manner or the grounds of arrest are not lawful or satisfactory. Very very simple. मतलब कि बच्चों कोर्ट के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि एक व्यक्ति जो है उसको वो बेगुनाह है और उसको पुलिस वालों ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो बच्चों वो कोर्ट क्या करता है, वो इशू करता है एक रिट हेबियस कॉर्पस की, और वो ये ऑर्डर दे रहा है इस रिट के थ्रू कि उस व्यक्ति को मेरे आगे पेश किया जाए। और बच्चों जब कोर्ट सुनता है कि हाँ उस व्यक्ति ने मतलब कोई गुनाह नहीं करा है या कुछ नहीं हुआ है, एंड इफ द कोर्ट फील्स दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, देन द कोर्ट कैन सेट फ्री दैट पर्सन। अगर उसको पता चलता है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो बिल्कुल अनलॉफुल है, गैर कानूनी तरीके से किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, बेगुनाह व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको सेट फ्री कर दो, उसको खुला छोड़ दो, ठीक है। सो दिस कैन बी डन बाय द कोर्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज mandamus. Mandamus is the second writ that we'll be talking about. Let us look at it. देखिए, this writ is issued when the court finds that a particular office holder is not holding legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. अब बच्चों ये writ कोर्ट तब इशू कर रहा है जब कोर्ट को ये पता चलता है कि एक ऑफिस होल्डर है और वो ऑफिस होल्डर अपनी जो कानूनी तौर पे जो ड्यूटी है, जो उसका फर्ज है, उसको नहीं निभा रहा है और उसके जरिए वो एक राइट ऑफ एन इंडिविजुअल को इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है। तो सपोज एक पुलिस वाले की खबर आती है कोर्ट को कि ये जो पुलिस वाला है ना, ये अपनी लॉफुल ड्यूटी नहीं निभा रहा है और ये हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है। लीगली इसका काम कुछ और है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पर ये वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हैरेस कर रहे हैं या फिर हमसे घूस खा रहे हैं, जो भी है, एक इंडिविजुअल के राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो इस केस में बच्चों मैंडमस की रिट इशू करी जाएगी उस ऑफिस होल्डर के खिलाफ, ठीक है। तीसरी चीज है, तीसरी रिट है प्रोहिबिशन। ये तो थोड़ा इंग्लिश वर्ड लग रहा है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, रोकना किसी चीज से। यहां पे बोला जाता है कि दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. अब बच्चों पहले तो समझो कि क्या सिनेरियो हुआ है जिसकी वजह से इस रिट को इशू किया जाता है। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर बच्चों बहुत बोलती हूं ना मैं, कि अगर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ओके, सो अगर क्या होता है कि एक लोअर कोर्ट ने, अब वो लोअर कोर्ट क्या है समझो, ठीक है। हमें पता है कि एक हायरार्की होती है कोर्ट्स की, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जी बने हैं। तो सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, एपेक्स कोर्ट जो होता है, सुप्रीम के नीचे होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
अब बच्चों लोअर कौन से कोर्ट हो गए? देखो सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी लोअर कोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, एपेक्स कोर्ट है। लोअर कोर्ट हो जाएगा या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हाई का लोअर हो जाएगा, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट हो जाएगा, जो उसके हायरार्की में नीचे आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, अगर बच्चों ऐसा पता चलता है कि हाई कोर्ट ने ना एक केस कंसिडर कर लिया है जो कि हाई कोर्ट के दायरे से ही बाहर था, हाई कोर्ट के दायरे से बाहर था, वो दायरा ही सुप्रीम कोर्ट का था कि सुप्रीम कोर्ट ही उस पर जजमेंट सुना सकता था, बट हाई कोर्ट ने उस केस को कंसिडर करा है मतलब ले लिया है, वो उस पर शुरू कर रहा है कार्यवाही करना। और बच्चों ये खबर जो है, भनक जो है सुप्रीम कोर्ट को पता लग जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। कौन सी रिट इशू करेगा? रिट इशू करेगा प्रोहिबिशन की, जहां पर बच्चों वो एक तरीके से प्रोहिबिट कर रहा है हाई कोर्ट को कि वो अपने दायरे से बाहर बाप से, ठीक है समझ गए हो, तो वो बोल रहे हैं कि वो अपने दायरे से बाहर जो है किसी भी केस को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, और वो केस पहले सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा, फिर बाद में हाई कोर्ट कंसिडर कर मतलब बाद में क्या बोल रही हूँ, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा वो केस। वो हाई कोर्ट के दायरे में ही नहीं आता है, ठीक है। तो अपने पापा से पंगा मत लो, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये केस उसको भिजवा दिया जाए इमीडिएटली, प्रोहिबिशन की रिट इशू कर दी जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिट इज क्वो वारंटो, क्या नाम है, क्वो वारंटो की रिट। अब if the court finds out that the person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder। अगर कोर्ट को ये भनक लगती है कि एक इंसान एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है, ऑफिस होल्ड कर रहा है, लेकिन उसको वो ऑफिस होल्ड करने की इजाजत ही नहीं है, इलीगली वो ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो फिर वो क्वो वारंटो की इशू करता है रिट, और उस इंसान को ऑफिस होल्डर की तरह एक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। सिंपल सी बात है कि बच्चों एक इंसान को वो पोजीशन नहीं मिली है, बट वो इंसान एक्ट कर रहा है कि वो उस पोजीशन होल्डर है, तो उस केस में कोई भी कोर्ट इशू कर सकता है हमारी क्वो वारंटो की रिट को, और उस इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम एक्टिंग एज दैट ऑफिस होल्डर। नेक्स्ट है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी आपको, रिट सर्टियोरारी। और सर्टियोरारी रिट और हमारी जो प्रोहिबिशन रिट थी वो थोड़ी आपको सिमिलर लगेगी, बट मैं आपको इनका डिफरेंस भी समझाने वाली हूँ। देखिए सर्टियोरारी रिट क्या बोलती है, The court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court। अब बच्चों सपोज हाई कोर्ट के पास एक मैटर है और वो पेंडिंग है, मतलब हाई कोर्ट उस पर नतीजा नहीं ले पा रहा है, तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ जाता है कि भाई तुम क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है, नतीजा लेने वाली बात है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। तो अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि वो पेंडिंग मैटर जो है वो ट्रांसफर किया जाए सुप्रीम कोर्ट को, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर नतीजा ले लेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिट ऑफ सर्टियोरारी। प्रोहिबिशन की रिट ये बोलती थी कि जब अपने दायरे से बाहर कोई लोअर कोर्ट जजमेंट देने की कोशिश कर रहा है तो वो मैटर ट्रांसफर कर दिया जाए हायर कोर्ट के पास, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेंडिंग मैटर, याद रखना दो चीजों का डिफरेंस है, यहाँ पर है पेंडिंग मैटर जो नतीजा लिया नहीं जा रहा, उसको डिले किया जा रहा है, कोई चीज पेंडिंग है, पर वहां पे प्रोहिबिशन में ये बात हो रही थी कि दायरे से बाहर जाकर आप कुछ अपना मैटर पे जजमेंट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में भी मैटर को ट्रांसफर कर दिया जाए। ओके, इसी के साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन खत्म होता है और बच्चों हम अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और लास्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिनको DPSPs भी बोलते हैं। DPSP, अरे इसी का एब्रीविएटेड फॉर्म है यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ अलग थोड़ी लिख दिया है। तो DPSPs जो हैं ये क्या करते हैं बच्चों, हमें पता था कि जो हमारे जो लोग थे, कौन से लोग मैम, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, उनको ये पता था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, जो आज़ाद इंडिया होगा, वो बहुत सी चुनौतियों का सामना करेगा, बहुत सी चुनौतियां आएंगी इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, जिसका सामना उसे करना पड़ेगा। तो ये चैलेंज जो है हमारी इक्वालिटी लाने में, लोगों के बीच में अकोमोडेशन पैदा करने में, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और बच्चों इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए सरकार को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करी गई जिनका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। लेकिन
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक हेल्पिंग टूल की तरह है। ऐसा नहीं है कि ये जरूरी ही है कि ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। इन केस जो सरकार है उसको प्रॉब्लम फेस होने लगती है कि कंट्री में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं या फिर पीपल आर सफरिंग अ लॉट, इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन टेक हेल्प ऑफ दीज DPSPs। गवर्नमेंट का स्कोप एक्सपैंड करती हैं, बट जरूरी नहीं है, थोपी नहीं गई ये चीज कि ये पॉलिसी डिसीजन आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ टूल, इट्स लाइक अ टूल, ओके। तो कुछ गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट करा गया, हिस्सा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इनको लीगली एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया बच्चों। लीगली एनफोर्सेबल का मतलब है, देखो, सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं DPSPs जिनको संविधान का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन इनको लीगली कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया, एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये है दैट इफ अ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन, अगर एक सरकार एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को लागू नहीं करती है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यार DPSP में ये चीज लिखी और सरकार ने ये चीज लागू नहीं करी, तो चलो कोर्ट की तरफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और हम चले जाएं कोर्ट पे और कोर्ट हमारी बेइज्जती करके हमें भगा देगा, क्योंकि वो कहेगा कि दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है कि इनको लागू नहीं किया गया, सरकार करेगी तो करेगी, आप सवाल नहीं उठा सकते हो इस चीज पे, एंड कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो और गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करो ही करो। वो सरकार की मर्जी है, वो इसका एक टूल है। सो दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसेबल। आप इन पे जस्टिस भी नहीं पा सकते हो कि वी वांट जस्टिस, नहीं पा सकते हो, ठीक है। यूजलेस, चलो यूजलेस नहीं है बच्चों, बहुत सी हेल्प देखो, अभी देखो आप, नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं जैसे कि एडिक्वेट लाइवलीहुड, जहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोला गया है कि ये लागू कर सकती है सरकार की, जहां पर इक्वल पे की बात की जाए कि महिलाओं और आदमियों सबको बराबर पे मिले। राइट टू वर्क जैसी चीजें, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, अब ये देखो लागू भी करा है सरकार ने। मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर चीज को लागू करे, बट जो चीजें गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट लगती हैं वो उनको लागू कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि बच्चों का जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो DPSP में मेंशन करा है, इस चीज को लागू भी किया गया है ना, ओके। तो ये कुछ पॉलिसीज है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत्स, ये सब चीजें सरकार कर सकती है। ये एक इफेक्टिव टूल है कंट्री को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, राइट्स को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। बट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी इस चीज से, लेकिन हाँ बच्चों ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है गवर्नेंस के लिए जो सरकार यूज कर सकती है। गोल्स हैं इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, लोगों के बीच में जो संसाधन है वो एक बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों का वेलफेयर, लोगों का भला करना, और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल करना। सो आई होप दिस हैज बीन मेड क्लियर, दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एंड इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, और एक और चीज जो कि कंफ्यूजन रहता है सभी लोगों को कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो डू रिमेंबर दिस दैट फंडामेंटल राइट्स बच्चे लोग, दे रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लागू लगा के रखते हैं कि सरकार फ्रीडम नहीं छीन सकती, सरकार जो है ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इक्वालिटी प्रमोट करनी है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एग्जॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डालती है कि हाँ आप ये वाली चीजें भी कर सकते हो, ये रोक रही है और ये करने को कुछ चीजें मजबूर कर रही है कि गवर्नमेंट करो, कंपल्सरी एजुकेशन करो, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करो, या ये सारी चीजें लेकर आओ। ओके, सो कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशराइज करते हुए डाल रही है और यहां पर गवर्नमेंट को रोका जा रहा है। अब हाँ, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरे के पूरे समाज के वेलफेयर को इंश्योर करने की कोशिश करती है कि सबका भला हो सके, समाज में जितने भी अलग अलग लोग रह रहे हैं सबका भला हो सके, सबका भला हम लोग कर सकें। ठीक है बच्चों, सो आई होप दिस इज क्लियर।
अच्छा, वैसे सिर्फ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही नहीं, उसके अलावा बच्चों हम देखते हैं कि राइट ऑफ विमेन, माइनॉरिटीज, दलित्स के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसी के साथ साथ हमारा जो है बहुत सारे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर दलित्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई गई हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ताकि बच्चों जो हमारे सोसाइटी के अंदर डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं उनके राइट्स की देखरेख की जा सके, बहुत अच्छे से उनके राइट्स को प्रमोट किया जा सके और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी समाज के अंदर ना फेस करे। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर प्रिटी मच क्लियर अबाउट द चैप्टर। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूंगी अलग से, तो वो एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और बच्चों लेट मी नो, एक्चुअली ये जो हमारा चैनल है इसका बेसिक पर्पस ये नहीं है कि हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो है, ऑब्वियसली 11th क्लास को भी हम पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस इज माई फोर्टे, तो मैं वो पढ़ा रही हूँ, बट बच्चों हिस्ट्री इज नॉट माई फोर्टे। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा सकूँ, 10th स्टैंडर्ड तक इट वॉज माई फोर्टे, बट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड तक इट इज़ नॉट माई फोर्टे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर हो सके मैं हिस्ट्री भी पढ़ाने की कोशिश कर सकूँ, बट आई एम ट्राइंग कि अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट मैं चालू कर सकूँ तो वो भी करूँगी। लेकिन उसके अलावा आई वॉन्ट दिस चैनल टू बी अ वेरी हेल्पफुल चैनल फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु हैव इंटरेस्ट इन सोशल साइंसेज। आई मीन आई वॉन्ट कि कुछ ऐसा कॉन्टेंट हम बना सकें साथ में मिलकर जहाँ पर 6th स्टैंडर्ड से लेकर एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर करने वाले इंसान को भी कुछ बेनिफिट हो सके। सो फॉर दैट आई वॉन्ट योर सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो। ठीक है, मैं पढ़ती भी हूँ, मैं लाइक भी करती हूँ, कमेंट्स मैं ही करती हूँ। ठीक है, तो आप कीजिए बच्चों एंड लेट मी नो व्हाट यू वांट टू स्टडी। अभी हिस्ट्री को थोड़े टाइम तक छोड़ दो, उसके अलावा बताओ, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।